एक एक सवाल का जवाब भी दिया और गंभीरता के साथ अगर कोई अनियमितताएं थी तो कार्रवाई करने की भी हिम्मत रखी। मगर एक चीज जो कल परसों और आज देखने को मिली हमारे विपक्ष के साथियों में, वो मेयर फ्रस्ट्रेशन है और धीरे धीरे कर अपनी पोल खोलने का काम किया। परसों बत्रा जी ने बात रखी कि कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग हुड्डा जी ने 2014 में इंट्रोड्यूस करी। आज हुड्डा जी ने खुद सदन में किताब पकड़ने के बाद जब अभय सिंह यादव जी ने कहा कि एपीएमसी एक्ट की सिफारिश भी आपने करी, फिर छाती पीट के कहा कि एपीएमसी एक्ट की भी सिफारिश हमने करी। मुझे एक चीज तो बताओ, एक कहावत है मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि मुंह लाए डूमनी गावे अचल पचल। धीरे धीरे कर अपनी सारी पोल खोल दी कि किस तरीके से इन लोगों ने इन कृषि कानूनों को देश की जनता के आगे पहले काला कानून बताया और फिर किस तरीके से मिसरिप्रेजेंट किया कि ये कानून तो केंद्र ने लाने का काम किया, एनडीए ने लाने का काम किया। मरे सदन में खड़े होकर कहते कि हाँ, इसकी पहली सिफारिशें मेरे द्वारा करी। अध्यक्ष महोदय, अगर कृषि क्षेत्र के इतने हितैषी ये लोग थे तो इनको वो 10 साल भी याद रहने चाहिए जिसके अंदर सेक्शन 4, सेक्शन 6, फिर सेक्शन 9 और फिर एक्विजिशन का जब समय आता था तो निर्णय बदल लिए जाते थे और किसान की जमीन जब प्राइवेट बिल्डरों के नाम रजिस्टर हो जाती थी तो रिलीज कर करोड़ों का मुनाफा किसको दिया जाता था। मैं पूछूं सवाल, बीपीटीपी किसकी कंपनी है बताइए? प्रदेश के अंदर ग्रीन बेल्ट में किसके पेट्रोल पंप लगे बताइए? रिलायंस को 1000 एकड़ जमीन किसने एक्वायर कर जबरदस्ती किसानों से देने का काम किया? अध्यक्ष महोदय, 70,000 एकड़ से ज्यादा जमीन इस तरीके से 10 साल में लूटने का काम किया। अनूप जी ने ठीक बात कही। गीता बुक्कल जी परसों प्रेज करी थी, अभी सदन में नहीं है, कि हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। वो राज में एक बार नारा लगा होगा, मगर 10 साल ये नारा लगा कि हुड्डा तेरे राज में किसान की जमीन गई ब्याज में। किसान को ऐसे लूटा गया। अध्यक्ष महोदय, हमने पिछले 1 साल में 2 फसलें प्रोक्योर जो करी हैं, खरीफ की और रबी की, कोई छोटा अमाउंट नहीं है। हरियाणा तो बहुत छोटा प्रदेश है, 2% आबादी देश की है, फिर भी 30,000 करोड़ की अलग अलग प्रकार की फसलें एमएसपी पे प्रोक्योर करने का काम किया। और हम आज भी कहते हैं, आप 1 अप्रैल से देखिएगा मंडियों में। पिछली बार कोविड में 1850 सेंटर बनाए थे, किसी किसान को रात को गेहूं लेके मंडी में नहीं सोना पड़ा। इस बार भी वो व्यवस्था बनाई। इस बार भी प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाते हैं कि जब आप मंडी में अपनी फसल लेकर आएंगे, जैसे ही आपका जे फॉर्म कटेगा, 2 दिन के अंदर आपके खाते में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर आपके पूरे मूल्य का हमारी सरकार करने का काम करेगी। अध्यक्ष महोदय, आज रेस चल रही है कि किस तरीके से सत्ता परिवर्तन कर दी जाए। मैं हुड्डा साहब के बाद सेकंड करने के लिए काद्यान साहब खड़े हो और बहुत बड़ी बात करी। मैं मेरे ऑफिस में सुन रहा था कि आंख बंद करो, चौधरी देवीलाल जी को देखो। वो एक शख्सियत नहीं थी, वो अपने आप में एक ऐसी व्यवस्था थे। अगर इस हाउस के 88 सदस्य अपनी आंख बंद कर ले तो शायद 50 को राजनीति में लाना या उनके राजनीतिक अनुभव को बढ़ाने का काम किसी ने किया तो चौधरी देवीलाल जी ने किया। अध्यक्ष महोदय, ये लीडर बनना चाह रहे हैं, ये सत्ता परिवर्तन कर ये सोच रहे रात रात में खुद बन जाओ, नहीं छोरे को प्रधान बना दो। आज ये हालत है। पहले दिल्ली के दरबार में हाजिरी लगती थी, ये तो किरण चौधरी जी मानेंगी, अब नई पगड़ी पहन के G23 के दरबार में हाजिरी लग रही है। और अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे वो दूर नहीं दिख रहा
जब ये आज हमारे खिलाफ अविश्वास ला रहे हैं, फिर शायद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ भी अविश्वास लाने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, पूरे 20 मिनट की अपनी बात में नेता ये बताए कि इन्हें हमारी सरकार के विरुद्ध में क्या बात करने का काम किया। नो कॉन्फिडेंस मोशन है, आपने उसमें 20 मुद्दे लिख रखे हैं। अध्यक्ष महोदय, 10 साल इस प्रदेश का क्या हाल था। मैं तो गीता बुक्कल जी ने उन 250 किसानों की फोटो दिखाई, मुझे भी दुख। आज कोई भी नागरिक इस देश के अंदर अगर किसी भी विरोध प्रदर्शन में अपनी जान खोता है, हमारी सबकी संवेदनाएं उनके प्रति। मगर ये तो वो लोग हैं, जब टीचर इनके दरवाजों पर आई तो सीधी गोली मार के उनकी जान लेने का काम किया। ये तो वो लोग हैं, जब हीरो होंडा के कर्मचारी धरने पर बैठे तो पार्क में पहले उनको घेरा और फिर लाठियों से पीटने का काम किया। ये तो वो लोग हैं, मारुति के अंदर जाकर लाठीचार्ज करने का काम किया। मैं तो एक चीज आपको बताना चाहता हूं, किसान आए, बिल्कुल रिजॉर्ट हुआ, हमने भी किसी तरह का बल प्रयोग नहीं किया। हमने सहानुभूति के साथ जरूर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन प्रदेश में रहे, संभाल के हमने कदम उठाए। और आज भी दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं, उनको मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने का काम हमारी सरकार का है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा। चलो ये बार बार आप लोगों की किसानों के हम समर्थन करते हैं, किसानों के साथ है। दलाल किसान के समर्थक है। दलाल जी, किसान के समर्थक प्लीज बोल लो जी। उनको मंत्री जी प्लीज। आजाद गए थे, वहां जाते हैं आप बहन जी, वो गुलाब नबी आजाद गए थे ना कश्मीर में, कश्मीर वहां जाते हैं, ठीक होता मामला। चल अध्यक्ष महोदय, ये सही सलाह दे रहे हैं सरकार में, मंत्री टाइम लेते सलाह दे दी। चलिए अध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना पूछना चाहूंगा, इन लोगों ने पिछले 4-4.5 घंटों के अंदर प्रदेश की सरकार की कोई ऐसी कमी बताने का काम किया हो जिसके खिलाफ ये अविश्वास नहीं करे। आज इनने बात क्या करी कि ये हो गया, ऐसे हो गया। मैं इनसे पूछता हूं, आपकी भी सरकार थी, भूपेंद्र हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर थे, पानीपत के अंदर किसके मुंह पे थप्पड़ पड़ा था? 2016 के अंदर तो आप विपक्ष में थे, नहीं, उनने कहा गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा। पर्सनल तो मैं जवाब ही दे रहा हूं। 2016 के अंदर रोहतक के अंदर डी पार्क में किसके ऊपर चूड़ियां फेंकने का काम किया? किसकी गाड़ी में जूते फेंके गए? आप उनको बोलने दो। जब आप बोल रहे थे लोगों का विरोध जरूर होता है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, क्या उनके ऊपर शाही नहीं फेंकी गई थी? विरोध करना सबका अधिकार है, मगर मर्यादा में रहकर विरोध किया जाए तो बेहतर हो। मैं एक चीज जरूर बोलना चाहता हूं, दिन किसी के पक्के नहीं है, ये कोई कुर्सी और विधानसभा की सीटी किसी की बापोती नहीं है। ये तो आज किसी की अकल किसी और की होगी। मैं आपको एक चीज जरूर बोल सकता हूं, मगर कई बार लोग इस तरह की बातें कर जाते हैं जो वो भूल जाते हैं उनके समय में क्या हुआ। कल हमारे एक साथी ने बड़े प्यार से खड़े होकर कहा कि प्रदेश से इंडस्ट्री का पलायन हो रहा है। ये फ्लोर ऑफ द हाउस इन पार्लियामेंट कल आंसर दिया गया, और इसके अंदर हरियाणा का नाम नहीं है। 0 इंडस्ट्री हैज मूव्ड आउट ऑफ हरियाणा, बल्कि आपकी शासित राजस्थान के अंदर 479 कंपनियों का पलायन हुआ है। आपका शासित पुडुचेरी था, छोटा सा राज्य, 31 कंपनियां छोड़ के भागी। आप खुद डाटा उठाकर देखिए जब इस हाउस में चर्चा करते। हम तो बड़ी गंभीरता के साथ आज इंडस्ट्री को लेकर आने का काम कर रहे हैं, और आज उसका नतीजा है
कि पिछले 1.25 साल में 17,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, जिससे लगभग 9,000 से ऊपर नए रोजगार हमारे प्रदेश में बनेंगे, उसके ऊपर गंभीर कदम हमारे प्रदेश की सरकार ने उठाया है। आज 75% युवाओं को हिस्सेदारी देने की अगर हम बात करते हैं निजी रोजगार में, जो हाँ हुड्डा जी दिखा रहे थे हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा था, बिल्कुल गंभीरता के साथ उसको इस प्रदेश में लागू करेंगे। इंडस्ट्री के साथ अगर कोई इंडस्ट्री का विषय होगा तो जरूर चर्चा करेंगे, मगर उसको गंभीरता के साथ लागू करेंगे कि हमारा पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार दर दर की ठोकरें ना करे, उसको सक्षम बनाकर उसके हाथ में रोजगार के साधन उपलब्ध कराने का काम करेंगे। आप नौकरी देने की बात करते हैं, आप मुझे ये तो डाटा दे दीजिए कि आपके 10 साल के राज में ग्रुप डी के कितने लोग नौकरी लगे थे। आज ये हालत है कि आपके पास आंकड़े नहीं हैं। एक नारा जरूर था हरियाणा नंबर 1 का, और लोगों ने कहां लाके छोड़ा था? तीसरे स्थान पे। आपको याद होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा। आज थोड़ा सा शॉर्ट कादियान साहब ये बात कह रहे थे, थोड़ा सा शॉर्ट कर, कि हमने चुनाव में क्या क्या बोला। मैं एक चीज आपको विश्वास के साथ दिला सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी हमारी नेचुरल अलायंस है। चौधरी देवीलाल जी जनसंघ के साथ जुड़कर इस सदन में आए थे, चौटाला साहब आए थे, आज जननायक जनता पार्टी बनी तो आज हम भी खड़े और इस प्रदेश को और मजबूत बनाने के लिए खड़े। मगर इतिहास तो बताइए, कांग्रेस के साथ कब खड़े हो? इतिहास तो गिनवा दो। आप तो वो लोग थे जिनने इस राजधानी को गिरवी रखने का काम शुरू कर दिया था जब चौधरी देवीलाल जी ने आपके विरुद्ध मुहिम शुरू करी। अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि आज केवल मात्र कांग्रेस की एक ही मंशा है कि यहां अविश्वास ना आए, यहां सत्ता परिवर्तन हो, और सत्ता कांग्रेसियों के हाथ में है। मैं एक चीज जरूर बोल सकता हूं कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने छोड़ दें। मजबूती के साथ हमारा ये गठबंधन 5 साल इस प्रदेश को और आगे ले जाने का काम करेगा, और मजबूती के साथ प्रदेश को नई दिशा देने का काम करेगा, प्रगति के पथ पर ले जाने का काम करेगा। और इस सदन में ऑन रिकॉर्ड बोलता हूं कि आने वाली 1 तारीख से जब प्रोक्योरमेंट शुरू होगी, जो भ्रम आपने फैलाया था कि मंडियां बंद हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, हमारी सरकार मंडियों को और मजबूत भी बनाएगी और एक एक किसान को उसके एमएसपी का मूल्य 2 दिन में उसके खाते में देने का काम करेगी। मैं तो एक चीज जरूर अंत में बोलूंगा, आज एक हालत विपक्ष की जरूर बन गई है। अपने हरियाणा में एक कहावत है। दुष्यंत जी एक मिनट, सदन 30 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है। आपने करना जी। अध्यक्ष महोदय, अपने स्टेट में एक कहावत है, भैंस छतरी देख के चिमक जाती है, अपना रंग देख के नहीं। आज ये हालत कई लोगों की हो चुकी है, जो हमारी पार्टी को जो केवल मात्र 2 वर्ष के अंदर बनी, आज लोगों के विश्वास पर खड़ी है, सरकार में बैठी है, उसको देख के डर जाते हैं। मैं तो आप लोगों से आग्रह करूंगा, जनता का विश्वास पहले आप लोग अपने पक्ष में करने का काम करें। आज ये हालात है कि जनता आज आपके पक्ष में नहीं है। आपका साथ लगता हुआ राजस्थान, एक साथ लगता हुआ पंजाब, आपके ही दोनों प्रदेश में पार्टी का शासन है। मैं तो आपसे आग्रह भी करता हूं और इस फ्लोर पे आपको चैलेंज भी करता हूं कि 1 तारीख से प्रोक्योरमेंट शुरू करवाओ, और वहां पर भी ग्वार बाजरे की, आज वहां पर हम बात करें जो 6 फसलें हरियाणा प्रोक्योर कर रहा है एमएसपी पर, आप अनाउंसमेंट करवा कर दिखा दो कि इस बार चना भी एमएसपी पे खरीदा जाएगा, दाल भी एमएसपी पे खरीदी जाएगी। और तो और हम तो हौसले के साथ कहते हैं इस बार जो खरीदेंगे, आप अनाउंसमेंट तो कराकर पंजाब में, राजस्थान में दिखाओ, वहां के किसान को हौसला तो दो। हम तो अपने किसान के प्रति संबंधित है। मुझे याद है 5 साल पहले टमाटर सड़कों पर दादरी में गिरा करता था। सोमवीर जी बैठे हैं, पिछले साल हमें ये पता चला भावंतर के अंदर ना उनका टमाटर उठाकर भावंतर योजना के तहत हमने राजस्थान की फैक्ट्रियों में बेचा। हमारी सरकार गंभीर है कि केवल मात्र ये 5-6 फसलें नहीं, चाहे सब्जियां,
चाहे और ऐसी प्रोड्यूस हो जो किसान की मेहनत से, लगन से आज उगता है, उसको पूरा भाव देने का काम करे। और मैं तो शकुंतला खट्टक जी की उस कविता का धन्यवाद करूंगा जो पढ़ते पढ़ते वो इतनी भावुक होगी कि वो बताने लगी खेती कर कर देखो, खेती कर कर देखो। मैं तो विपक्ष के साथियों को बोलूंगा, ये गमले में ग्रास वीट उगाड़ कर छोड़ दो, आ जाओ खेतों में जाओ, किसान की समस्या सुनो। अगर वीट ग्रास का पानी गमले वाले गेहूं से पियोगे तो फिर किसान की लड़ाई नहीं लड़ पाओगे। इसलिए आप लोगों को पहले अपने नेतृत्व, उनके भाई, उनके बाप हमारी सीमाओं पर रक्षा करते हुए शहीद हुए और वो वहां पर शहीद हुए, उनके लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैंने शोक प्रस्ताव में ये रखा था, लेकिन मैंने अखबार में ये पढ़ा कि आपने उनके नाम नहीं डाले। हालांकि सबके नाम मैंने टेबल किए थे। एक तो मेरा आपसे आग्रह है उन शहीदों का नाम इंक्लूड किया जाए उसमें सबको। और संवेदनहीनता का तो आपके सामने है। यहाँ इनके मंत्रियों के ऐसे बयान आए हैं, कोई कह रहा है ये तो कुदरती मर गए, कोई कह रहा है पाकिस्तानी है, कोई कह रहा है चीनी है, कोई कह रहा है पाकिस्तानी है, और कोई कह रहा है खालिस्तानी है, कोई कह रहा है आतंकवाद है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केवल वो तो पंजाब के हैं। तो एक बात मैं पूछता हूँ कि केवल पंजाब के हैं? कल महिला दिवस की बात हुई, महिला दिवस पे बात हुई, मुख्यमंत्री जी ने कहा अरे वो महिलाएं नहीं है क्या जिनकी, जो हमारी बहन बेटियां वहां बैठी हैं, जिनके शौचालय भी, बिजली के कनेक्शन भी काट दिए गए, उससे ज्यादा क्या शर्म की बात है? इस किस्म के बयान आए हैं। मान्यवर, ये जो सरकार है ये बहुमत की सरकार नहीं। 2019 में बहुमत नहीं मिला था भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन एक और पार्टी जो है उसकी बैसाखियों पे सरकार बनी। कौन सी पार्टी बनी? जो क्या कह के आए, क्या वायदे किए, क्या मैनिफेस्टो उन्होंने किए, ये आपके सामने है, मैं उसकी चर्चा करूंगा। वो पार्टी जो इनको जमुना पार करने की बात कह रही थी, आज यार बन रही है। 175 पार करने की बात कह रही थी, एक जमुना पार करने की बात कह रही थी, आज दोनों कुर्सी के लालच में सहयोगी बने हैं आपके सामने। मैं उप मुख्यमंत्री जी कल बोल रहे थे, दुष्यंत जी, तो उन्होंने एक बात कही, मैं बड़ा हैरान हुआ इनकी बात से। इन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल कहते थे किसानों को समझाया नहीं जा सकता, बकाया जा सकता है। वो मेरे बुजुर्ग थे, बेशक हम राजनीतिक विरोधी रहे हैं, कभी हमने ऐसी बात नहीं कही। क्या आप उन्हीं के उस पर चल रहे हैं? जितना बहकाने का काम किया है, जो आपके मैनिफेस्टो में आया है, सब बहकाने उन्हीं की पच्चीनों पे चल रहे हैं क्या? मैं आपके इनसे पूछना चाहता हूँ, उन्हीं का पालन कर रहे हैं? ये सरकार लोगों का विश्वास खो चुकी है, पूर्ण रूप से खो चुकी है। जब ये गांव में हलकों में नहीं जा सकते और हेलीकॉप्टर लेके कोई कैमरा में जाता है, वहाँ हेलीकॉप्टर लैंड नहीं किया जाता, कोई हेलीकॉप्टर लेके चौटाला में जाता है ना उचाना में जाता है, वहाँ हेलीकॉप्टर नहीं लिया जाता, तो आज का हरियाणा की सरकार की क्या स्थिति है? इतिहास आपने पढ़ा होगा अध्यक्ष महोदय। इसकी तुलना मुगल का जो आखिरी शासक था शाह आलम की सरकारों से किया जा रहा है। सल्तने शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, मतलब दिल्ली से पालम तक ही जा सकते थे वो, वैसे शाह आलम थे। तो आज सरकार की स्थिति है, सरकार मनोहर का सिलसिला आज चंडीगढ़ तक पंचकुला, मतलब 26 तारीख को झंडा फहराने पानीपत नहीं जा सके, वो पंचकुला जाके फहराया। ये स्थिति आज सरकार की है। अरे रोम जल रहा है और नीरूबासी बंसरी बजा रहा है, ये स्थिति आपके सामने है। देखिए, प्रजातंत्र में वाद विवाद, संवाद, समाधान, ये तरीके होते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम एक प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए, आपने उसको रिजेक्ट किया। मैं पूरा सम्मान करता हूं आपका। आपने उसको रिजेक्ट किया किस बात के लिए? कि ये कृषि कानून का जिक्र किया है, ये केंद्र का विषय है और इनका स्टे हुआ है, आपके एम्स ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है, ये लिखा है। लेकिन जो बिल का बॉडी जो है
उसमें वो दे वर नॉट पार्ट ऑफ बिल बॉडी। बिल बॉडी में क्या था? बॉडी में एक ही था जो एमएसपी, ये भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, यही था कि एमएसपी से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे तो या कोई खरीदे, एपीएमसी में अमेंडमेंट लाना था, उसको सजा का प्रावधान हो। यही तो थी एमएसपी की। आपके बहुत सारे साथियों ने कल ये कहा, इनके जेजेपी के विधायक ने कहा कि एमएसपी होना चाहिए। प्राइवेट मेंबर हम लेके आए थे आपके सामने। देखिए अध्यक्ष महोदय, मैं जो है आज कृषि कानूनों की बात नहीं करूंगा, क्योंकि उनकी बात करते ही तो ये कहेंगे तो सेंट्रल एक्ट है। ठीक बात है, सेंट्रल एक्ट की मैं बात नहीं करूंगा। हालांकि एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में था, अब बदल गया एग्रीकल्चर की डेफिनेशन, उस बात के चर्चा में मिल जाता है। लेकिन तकलीफ मेरे को किस बात की है? आज हरियाणा का किसान क्यों बैठा है? आज क्यों सबसे ज्यादा तकलीफ में, क्यों मेरी बहन बेटियां वहां बैठी हैं? ये किसान अकेले हरियाणा से नहीं है, पूरे देश के किसान उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब से आके दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं, लेकिन किसी ने रास्ते में रोकने का काम नहीं किया। इस सरकार ने, हरियाणा सरकार ने सर्दियों में वाटर कैनन, पीपली में लाठीचार्ज, आंसू गैस, तो सड़क बनाने का काम करते हैं, सड़क खोदी गई। ये केवल हरियाणा सरकार के सिवाय किसी ने नहीं किया। इस वास्ते आज ये सरकार जो है बिल्कुल लोगों का विश्वास खो चुकी है। मतलब पुलिस को बांस की लाठियों की जगह लोहे की लाठियां दी गई। इनको ये समझना चाहिए किसान का सर फालूद का बना हुआ है, लोहे की लाठियों से नहीं ढक सकता है इस किसान का सर। ये बात। आज सवाल ये है किसान क्यों बैठा है? क्योंकि इन्हीं के वायदे की बात पे, इनके मैनिफेस्टो आप उठा के देखें, एमएसपी का वायदा, जेजेपी के मैनिफेस्टो में यह है न्यूनतम समर्थन मूल्य की पर फसल खरीदने का मूल्य कानून बनाया जाएगा और फसल की खरीद पर 10% या 100 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ना कानून बना, ना 10% मिला, ना 100 रुपए बोनस मिला। बीजेपी का है 2014 में कहा किसानों की फसलों का दाम 50% मुनाफे के साथ दिए जाएंगे। फिर कहा 2019 में हर फसल की खरीद न्यूनतम समर्थन पर खरीद सुनिश्चित की जाएगी। अब कह रहे हैं ये करते हैं, और ये कहा दुगनी आमदनी होगी। दुगनी आमदनी कैसे होगी ये मैं समझना चाहता हूँ। बहुत सारे कल हमारे मंत्री जी भी कह रहे थे कि आज ये मेरे पास आपका रिकॉर्ड है, आपका दिया पैडी की बात 2014-15 की लेता हूं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी निकाली गई? 1886 रुपये। और आपका स्टेट ने कितना रिकमेंड किया? 2000 रुपये प्रति क्विंटल। और सीसीपीए कितने मिला? उन्होंने कितना रिकमेंड किया? 1360। एमएसपी कितना मिला? 1360। लागत बढ़ रही है। इसी प्रकार से 2015-16 में लागत 1886 से बढ़कर 1994 हो गई और आपने 2193 रिकमेंड किया एमएसपी, लेकिन मिला आपको 1410। मतलब किसान अपनी लागत पूरी नहीं कर पा रहा है। इसी प्रकार से 17-18 में 2657 रुपये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुई और आपने रिकमेंड किया, स्टेट ने 2860 और कितना मिला? 1550। इसी प्रकार से 19-20 में 2677 लागत आ गई और आपने रिकमेंड किया 2650 या 2750 के बीच में कीमत दी जाए किसान को, लेकिन मिला कितना? 1815। इसी प्रकार से 2020-21 में लागत आ गई 2482। आपकी निकाली हुई है, हमारी नहीं निकाली हुई है लागत। और आपने रिकमेंड कितना किया? 2730 प्रति क्विंटल और मिला कितना? 1868। इसी प्रकार से और सभी फसलों का है, लेकिन मैं मुख्य तौर पे 2 ही फसलों की बात करता हूँ। गेहूं की बात लगाएं, गेहूं की बात लगाएं
15-16 में, 14-15 में लागत आई 1983 के अंदर 43 और रिकमेंड किया आपने 2000, मिला कितना 1450। फिर लागत बढ़ गई 2015 में 1974 और आपने रिकमेंड किया 2172, मिला कितना 1525 और 17-18 में लागत आई 2050 और आपने रिकमेंड किया 2469, मिला कितना 1785। 19-20 में 2021 लागत आई 2250, आपने रिकमेंड किया, मिला कितना 1925। इसी प्रकार से 20-21 में 2083 लागत आई और आपने कितना रिकमेंड किया 2290 और मिला कितना 1975। तो कैसे हुई दुगनी आमदनी? फर्टिलाइजर पे 5% टैक्स, पेस्टिसाइड्स पे मैं आपको %28 तक का टैक्स बढ़ा है। दुगनी कीमत हो गई, लागत बढ़ गई, डीजल कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन आमदनी नहीं बढ़ी किसान की। कैसे करेंगे आप दुनिया? यह आपका वायदा था और इनका न्यूनतम मूल्य पर फसल खरीद का कहां गया का वायदा। इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि कल बहुत सारी बातें राज्यपाल अभिभाषण में यहां उठी। और अभिभाषण तो क्या सबको मालूम है कि राज्यपाल क्या कहते हैं। राज्यपाल वही कहते हैं जो सरकार कहती है। हम भी सरकार में रहे हैं। राज्यपाल का क्या है, राज्यपाल के अभिभाषण में अपनी उपलब्धियां और दिशा निर्देश दिखाया जाता है। पिछले साल का राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ो और इस साल का पढ़ लो, कोई उपलब्धि नहीं, सिर्फ जो है आपके जो इसमें निराशाजनक प्रशंसा पत्र कह सकता हूं और कुछ नहीं उसमें। तो आपके सामने कहा। फिर कल बेरोजगारी का बड़ा जोर शोर से बेरोजगारी का मुद्दा उठा और उसमें कहा गया कि CMEI तो किसी प्राइवेट उस संस्था की है जिसने कहा कि आज हरियाणा बेरोजगारी में सबसे ऊपर है। ये मैं अकेला नहीं कह रहा, ये तो 5 सितंबर की है, दुष्यंत जी की 5 सितंबर 19 का दुष्यंत जी का है। शर्मनाक आंकड़े, बेरोजगारी के मामले हरियाणा देश में सबसे आगे नंबर 1 पर पहुंचा। मुख्यमंत्री खट्टर एक और तो हरियाणा की नौकरियां हरियाणा से बाहर वालों को दे रहे हैं और दूसरी ओर हरियाणा में बेरोजगारी का आंकड़ा देश में सबसे ऊंची दर 28.7। और आपने कहा NSS का कि 7% का, वो भी मेरे पास आंकड़े 2011-12 में कितना था 2.8 और आपके समय में 17-18 में कितना है 8.6। बेरोजगारी किस तेजी से बढ़ रही? नहीं मतलब आपकी कही, आपने कहा भाई ना NSS की मानो ना CMI की मानो, इसकी तो मानोगे आप नहीं। आप ये तो मानोगे आप कि पानीपत की चपरासी की भर्ती में आप मत मानो CMI की, NSS की भी मत मानो कि सिर्फ 13 पदों की आपने भर्ती अनाउंस करी थी। कितने आए? 14,871 एप्लीकेशन आई बेरोजगारी का देखा। और उसमें कौन कौन थे? BA, BSc, MA, BTech, MTech करने वालों की बड़ी तादाद युवाओं की बेरोजगारी का ये था। इससे पहले प्रदेश सरकार ने 18,000 ग्रुप D में भर्ती निकाली थी, लेकिन उसके लिए अप्लाई करने वाले कितने थे? करीब 25 लाख। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देखिए सारे अखबार बड़े पड़े हैं। मैं हालांकि इसमें ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। अनएम्प्लॉयमेंट इन हरियाणा इज हाईएस्ट इन द कंट्री एट 8.8 जॉबलेस, हायर इन स्टेट देन इन पंजाब, HP एंड JK। तो सारे उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है और बेरोजगारी की तरफ कोई ध्यान नहीं इसका सरकार का। आपने वायदे किए, आपने वायदा किया पहले कौन से सन में
एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी में 15 में क्या वायदा किया? इन्वेस्टमेंट 1 लाख करोड़ से ज्यादा, एम्प्लॉयमेंट 4 लाख से ज्यादा, ये आपने वायदा किया। हुआ क्या? इन्वेस्टमेंट कितनी आई? 24,000 करोड़। ये तो आरटीआई का है फैसला, आरटीआई के है, मैं नहीं अपनी मेरा कोई आंकड़ा नहीं है इसमें, तो आप निश्चिंत रहो। जो मैं कह रहा हूं आप कुछ निकालो, मैं तो आरटीआई इसीलिए निकाला हूं। और एम्प्लॉयमेंट कितनी मिली? 32,030 को, ठीक है। फिर ईपीपी 20 आ गया, अब ये आपने फिर दे दिया, ये दे दिया ईपीपी 20। क्या किया? एम्प्लॉयमेंट 5 लाख की, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़। तो मेरा आपसे यही कहना है, साथ में समेट ले जाओ अपने झूठे वायदों को, अगले चुनाव में भी तुम्हें फिर इनकी जरूरत पड़ेगी, ले जाओ, क्योंकि हर बार ये आप वायदे करोगे, साथ ले जाओ। फिर आप देखते हैं जनाब, बहुत जोर शोर से राज्यपाल जी का धन्यवाद करके आए। किस बात के लिए? कि भाई 75% जो है प्राइवेट कंपनीज में हमने एक एक्ट पास कर दिया। सबसे पहला जेजेपी का मैनिफेस्टो, मैं कुछ नहीं कहूंगा अपनी तरफ से। क्या लिखा उसमें? रोजगार मेरा अधिकार कानून लागू किया जाएगा, जिसमें 75% नौकरी हरियाणा के युवाओं को आरक्षित होगी। कहीं प्राइवेट कंपनियों का जिक्र नहीं, सिर्फ हरियाणा में जितने हैं, चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट है, उसका वायदा था, उसका वायदा था। ये मैं सैद्धांतिक तौर पे इसका विरोध नहीं करता हूं। फिर ये आपने देखना चाहिए था ना, ये वायदा करने से पहले करना चाहिए था ना। ये वायदा वो बहकाने वाले काम मत करो ना भाई। वायदा मैंने तो नहीं लिखा, ये मैं लिखता जरूर, आपका लिखा हुआ है। या तो आप ये करो मेरा मैनिफेस्टो नहीं था ये, या मैनिफेस्टो में नहीं लिखा, मैं बैठ जाता हूं मैं, चलो है। लेकिन मैं सैद्धांतिक तौर पे इसका विरोध नहीं करता हूं। 75% कंपनियों में कहा आपने, लेकिन होगा क्या? होगा क्या? आपने मिले हुए हैं, ये आपने जो है रेजिडेंट कंडीशन जो है 5 साल की कर दी, 15 साल से। और फिर आप कह रहे हो ये लागू नहीं होगा SC BC पर। अरे ये कैसा हो सकता है? मेरे को एक स्टेट बता दो जहां दो किस्म के रेजिडेंट हो, 2 किस्म के डोमिसाइल हो। इसमें लिखा हुआ है डोमिसाइल, जो आपने जो एक्ट बनाया है इसमें कि 2 डोमिसाइल पे होगा। और ये लिख क्या रहे हैं सारे अखबार? अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं, मैं ज्यादा आपका समय नहीं लेना चाहता कि बहुत कह चुके। सारे अखबारों की कटियां आना, आप देखें। विल सीक, अब ये कह रहे हैं कि हम विल सीक इंडस्ट्री बॉडी सजेशन फॉर 75%। जब आपने एक्ट बना दिया फिर किस चीज की आप सजेशन ले रहे हैं, मेरे को बताओ। फिर हरियाणा 75% कोटा will spell the disaster industry